नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 8 में स्वागत है। दोस्तों आज हम आइंस्टाइन के उन कामों को देखने जा रहे हैं जिसने न्यूटन द्वारा बताई गई ग्रेविटी की धारणा को तोड़ के रख दिया। जैसे न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी पदार्थ का गुण होता है, मतलब कोई पिंड है या पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी किसी पदार्थ का गुण नहीं है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी किसी पदार्थ के स्पेस टाइम कर्वेचर में होने से, स्पेस टाइम कर्वेचर के बेंड हो जाने से जब पदार्थ उसमें मोशन लेता है तो उस मोशन को गाइड करने वाला एक फोर्स है, या फिर आप उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था। वहाँ पर एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, और उसके अंदर एक लड़के को लिया था। फिर हमने ये बोला था कि अगर ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं और ट्रेन में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो साउंड्स निकल रहे हैं, उनको भी रोक दिया जाए तो वो लड़का कभी बता ही नहीं पाएगा कि ट्रेन चल भी रही है कि नहीं चल रही है। और इनफैक्ट अगर खिड़की खुली भी हो तब भी ये कहा जा सकता है कि ट्रेन रुकी हुई है और जो धरती है वो पीछे जा रही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी थी, क्योंकि आप इसमें जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक धरती और एक ट्रेन, आप चाहे धरती पे खड़े होकर धरती को रुका हुआ मान सकते हैं, ट्रेन को चलता हुआ मान सकते हैं, और ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन को आप रुका हुआ मान सकते हैं और धरती पीछे जा रही है ऐसा मान सकते हैं। ये तभी पॉसिबल था जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो अलगाव है, या तो दूर जा रहे हैं या तो पास आ रहे हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो। तो इसे ही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहा गया था। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं हो रहा हो, मान लीजिए कि ये वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो, तब क्या होगा? आइंस्टाइन ने इस पे सोचना शुरू किया और आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा अगर ट्रेन मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वही ट्रेन, और एक आदमी बैठा हुआ है उसमें, और थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर जाके उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई ट्रेन में जो ड्राइवर है उसने सडन एक ब्रेक मार दिया, तब क्या होगा? क्योंकि सडनली ब्रेक मारने पर एक झटका लगेगा उस आदमी को। तो जो आदमी बैठा है ट्रेन के अंदर, जैसे ही उसको झटका लगेगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रेन चल रही है। तो ये जो आभास होना है, इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे टूट जाता है और होल्ड नहीं करता है। क्योंकि ये जो आभास था, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यही तो बोल रही थी कि हम चाहे अपने आप को रेस्ट में मान लें और धरती पीछे जाए, या फिर धरती पे खड़े हो जाएं और ट्रेन आगे जाए। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी थी, ये एक्सेलरेशन के आने से, ब्रेक लगने से, जो शरीर से, जो आसपास की चीज़ों में जो झटका आया, इससे पता चल जा रहा है कि ट्रेन चल रही थी। और ये बात आइंस्टाइन को बहुत परेशान करना शुरू कर दी। तो आइंस्टाइन ने इस पर फिर एक और थॉट एक्सपेरिमेंट किया। आइए उसको समझते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन ने बोला कि मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी जगह मान लीजिए, उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि कोई एक ऐसा स्पेस है जहाँ ग्रेविटी नहीं है, मतलब आसपास कोई पिंड नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो अब उस जगह पे कोई ग्रेविटी नहीं है। अब उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि वहाँ पर एक चेस्ट है। चेस्ट मतलब कोई संदूक या कोई छोटा सा कमरा है, एकदम पैक्ड है, और उस कमरे में एक आदमी है। तो वहाँ पर तो कोई ग्रेविटी है नहीं, इसलिए वो जो चेस्ट है और वो जो आदमी है वो तैर रहे हैं। अब वो आदमी चोट ना लग जाए, या फिर जो भी दीवार है चेस्ट की, इसलिए उसने क्या किया, उसने रस्सी से अपने पैर को एक सतह से बांध लिया है, चेस्ट की एक दीवार से बांध लिया है, जिससे अगर बाहर से कोई फोर्स आ जाए या फिर इम्पैक्ट हो तो वो दीवारों से लड़े नहीं। अब उन्होंने बोला ये जो चेस्ट है, ये जो आदमी है, अब आप ऐसा मानिए कि उस चेस्ट के ऊपर एक हुक लगा हुआ है और उस हुक से भी एक रस्सी बंधी हुई है, और मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कोई काल्पनिक आदमी है जो उस रस्सी को, जो बाहर वाली रस्सी है, उसको एक कांस्टेंट फोर्स से घसीट रहा हो। तो अब कांस्टेंट फोर्स से घसीट रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फोर्स इक्वल टू m/a, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब वो घसीटना शुरू करेगा वो काल्पनिक आदमी, तो आइंस्टाइन ने कल्पना करने की कोशिश की कि क्या महसूस होगा जो अंदर आदमी है उसको। तो दोस्तों ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है, जो बाहर से काल्पनिक आदमी फोर्स लगा रहा है रस्सी पर, ये फोर्स कैसे ट्रांसफर होता है चेस्ट में? ये फोर्स ट्रांसफर होता है जो अंदर आदमी है उसके नीचे की जो फ्लोर है उस पर रिएक्शन के रूप में ये ट्रांसफर होता है, और इसीलिए उस आदमी को अपने पैर मजबूत करने पड़ते हैं, पूरा उसको पैर में फील होता है ये रिएक्शन। और अगर पैर मजबूत नहीं है तो पैर टूट जाएंगे और वो सपाट हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन है, अगर इसको देखा जाए तो ये पृथ्वी पर भी ये एनालॉजी सही बैठेगी, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर देखें, आप किसी कमरे में खड़े हैं तो आप कैसे खड़े हैं? आप अपने पैरों के दम पर ही खड़े हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी को अपने पैरों की शक्ति से ही काउंटर कर रहे हैं। इसलिए देखिए जो बच्चे होते हैं वो नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि उनके पैरों में वो शक्ति नहीं होती है। तो ये सेम
एनालॉजी यहाँ बैठती है। अब इसके आगे आइंस्टाइन देखते हैं। आइंस्टाइन बोलते हैं कि जो उस चेस्ट में आदमी है, अभी चेस्ट क्या है, बहुत वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और वो आदमी खड़ा हुआ है अपने पैरों की ताकत पर। अब क्या है, अगर मान लीजिए उस आदमी के हाथ में गेंद है और वो आदमी गेंद छोड़ देता है तो क्या होगा, वो गेंद भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से आएगी। जो जिस एक्सेलरेशन से ये चेस्ट आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। अब ये गेंद, आइंस्टाइन ने बोला, ये गेंद चाहे लोहे की हो, चाहे रुई की बनी हो, चाहे फुटबॉल हो, सेम एक्सेलरेशन से आएगा। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है और ये मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। और आपने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे कि वैक्यूम में पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि एक लोहे की बॉल होती है और फेदर होता है, साथ में छोड़ा जाता है तो साथ में गिरते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या हुआ, एक ऐसा माहौल बना कि अगर अंदर वाले आदमी को ये पता है, ग्रेविटी के बारे में पता है, अगर उसने कभी ग्रेविटी महसूस की है, कभी वो पृथ्वी पर रहा है या किसी ऐसे प्लेनेट पर रहा है जहाँ पर उसने ग्रेविटी को महसूस किया है, तो पक्का फिर इस बात में फंस जाएगा कि उसका जो चेस्ट है, जो रूम है, वो चल नहीं रहा है, वो मोशन में नहीं है, बल्कि वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि पैरों से उसको ताकत लगा के खड़ा होना पड़ रहा है। और जैसे हम पृथ्वी पर बॉल छोड़ते हैं तो बॉल गिरती है ना, तो उसके भी चेस्ट में बॉल वैसे ही गिर रही है, एक डायरेक्शनल उसमें गिर रही है। अब चाहे वो बॉल गिराए, गुड़िया गिराए या कोई प्लेट गिरा दे, वो सब सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं, तो उसको ये आभास होने लगेगा कि उसका चेस्ट जो है वो रुका हुआ है और वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, जैसे कि हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। तो यहाँ से आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को दोबारा एस्टेब्लिश किया। अब उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी केवल उन फ्रेम्स के लिए नहीं है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसको कैसे इंक्लूड किया, इसके लिए हमको वापस दोबारा ट्रेन में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में एक्सेलरेटेड फ्रेम्स को भी इंक्लूड करने के लिए एक लॉ की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो प्रकाश की चाल थी वैक्यूम में, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो होल्ड करती है। वैसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर हम ये माने कि एक्सेलरेटेड फ्रेम्स भी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट बन सकते हैं, तो एक लॉ जो है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मासेस रखे हुए हैं, अलग अलग मतलब वेरिड मासेस रखे हुए हैं कि कोई 5 किलो का है, कोई 10 किलो का है, कोई 1 टन का है, तो वो सारे के सारे मासेस फ्री फॉल में अगर फ्री मूव कर रहे हैं तो एक ही एक्सेलरेशन को अचीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि लोहे की बॉल जल्दी गिर गई और फेदर बाद में गिरा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ग्रेविटी में, अगर हर चीज़ अलग अलग रफ्तार से गिरने लगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्रीली मूव करने वाले जो मासेस हैं वो वही सेम एक्सेलरेशन अचीव करते हैं, उसका उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये लॉ सही है और हमेशा काम करता है, तभी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स को भी अपने में इंक्लूड कर सकती है। कैसे इंक्लूड कर सकती है? मान लीजिए जो हमने ट्रेन का एग्जांपल बताया था कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी और जैसे ही जा रही थी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो जो इंसान है उसको झटका लगेगा, और हमने बताया था कि उसको पहले ये लगा कि हमको झटका लगा है और चीज़ों को झटका लगा, इसका मतलब ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा सोचे। अगर उसने कभी ग्रेविटी महसूस की है तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि ट्रेन तो मेरी रुकी हुई है, लेकिन जिस दौरान ब्रेक लगी है उस दौरान कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई ग्रेविटी है जो मुझे आगे पुश की है। तो इस तरह उस आदमी को अभी भी लगेगा कि ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन चल नहीं रही है और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, मैंने ये जो पूरा आपको बताया है, ये बेसिक वही आधार है जिस पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी तरह डेवलप हुई है। अब हम अपने अगले पार्ट में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फाइनल रूप को देखेंगे कि आगे कैसे आइंस्टाइन इसके आगे बढ़े हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझ में आया होगा कि कैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है, कैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है, और ये भी समझ में आएगा कि जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी के बारे में, वो कैसे आइंस्टाइन ने उसको अपनी थ्योरी से बताया कि वो धारणा गलत है। और वो हम आपको अगले पार्ट में समझाएंगे कि अगर न्यूटन की ग्रेविटी को मान लिया जाए जैसा उन्होंने बताया है कि पदार्थ का गुण है, तो क्या दिक्कतें आने वाली हैं यूनिवर्स में, वो भी हम आपको समझाएंगे। और ये भी हम समझाएंगे कि आइंस्टीन ने जो बताया था अपनी थ्योरी, वो कहाँ कहाँ लागू होती हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या फिनोमिनाज हमने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जहाँ पर प्रूफ होता है कि आइंस्टीन की जो थ्योरी है ग्रेविटी को लेकर, वो ज़्यादा सही थ्योरी है, वो करेक्ट थ्योरी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हर हफ्ते ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।